नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्योग्राफी ए टू जेड पे। आज हम पढ़ेंगे जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के बारे में। उनका पूरा जीवन परिचय और उनके कार्यों से आज हम रूबरू होंगे। वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलें शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले उनकी एक कोटेशन है, देयर इज वन स्पिरिट एनिमेटिंग द होल ऑफ नेचर फ्रॉम पोल टू पोल बट वन लाइफ इन्फ्यूज्ड इनटू स्टोन्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन इनटू मैन हिमसेल्फ। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है उनकी और इसमें उनके पूरे भौगोलिक जीवन का निचोड़ है। उन्होंने भौगोलिक एकता में विश्वास किया था हमेशा, और उनका मानना था कि एक ध्रुव से लेकर दूसरे ध्रुव तक हर सजीव और निर्जीव वस्तु में एक ही आत्मा का निवास है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनको महान पॉलीमैथस भी कहा जाता है और जिनकी जीवन अवधि रही है 1769 से 1859 ईस्वी तक। इनका जन्म 1769 में बर्लिन के पर्शियन परिवार में हुआ था। ये निश्चयवादी विचारक थे। भूगोल की जो निश्चयवादी विचारधारा है उसके समर्थक थे। जर्मन भूगोलवेत्ता थे ये। हम्बोल्ट और रीटर आधुनिक शास्त्रीय युग के भूगोलवेत्ता हैं। भूगोल में दो शास्त्रीय युग माने जाते हैं, उसमें जो आधुनिक शास्त्रीय युग है उसके मुख्य भूगोलवेत्ता दो हैं, हम्बोल्ट और रीटर। और ये दक्षिणी अमेरिका की यात्रा करने वाले प्रथम भूगोलवेत्ता थे। इनके बारे में एक फेमस कोटेशन और है कि दक्षिणी अमेरिका के वास्तविक खोजकर्ता हम्बोल्ट थे, क्योंकि उनका काम सभी लोगों के कार्यों की तुलना में हमारे लोगों के लिए अधिक उपयोगी था। ये सिमोन बोलीवर हैं जिन्होंने हम्बोल्ट के लिए ये बात कही थी। हम्बोल्ट का जो मुख्य योगदान है उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने माना था कि निर्जीव भूसतह में वही तत्व हैं जो जंतुओं और पादपों में, सभी जैविक तथा अजैविक तत्वों में परस्पर संबंध पाया जाता है। यानी पृथ्वी के जो जैविक और अजैविक घटक है वो आपस में जुड़े हुए हैं। यूनिटी इन मल्टीप्लिसिटी के पर इन्होंने विविधता में एकता की संकल्पना दी थी। अनुभववादी विचारक, घटनाओं के प्रेक्षण व मापन में यकीन। हम्बोल्ट की ये विशेषता रही है कि उन्होंने प्रत्येक भौगोलिक घटना का खुद परीक्षण किया है, मापन किया है और उसके बाद अपने विचार दिए। इन्होंने ही सबसे पहले पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था और स्थायी तुषार भूमि, जिसे परमाफ्रोस्ट कहते हैं, उसका पहली बार प्रयोग किया था। और जलवायु विज्ञान शब्दावली का भी पहली बार प्रयोग हम्बोल्ट ने किया था। कालमापी या क्रोनोमीटर का प्रयोग करके धरातल पर देशांतर निश्चित किए थे। ये इन्होंने दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान किया था, उस क्षेत्र के देशांतर निर्धारित किए थे। पेरू की ठंडी धारा की खोज की थी, जिसे वर्तमान में हम्बोल्ट की धारा के नाम से जाना जाता है। ये प्रशांत महासागर की ठंडी धारा है। इसके बाद है हम्बोल्ट के ग्रंथ। हम्बोल्ट ने कई महत्वपूर्ण भौगोलिक ग्रंथों की रचना की, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है कॉस्मोस। इसकी रचना हुई थी 1845 से 1862 के मध्य में, और कॉस्मोस के 5 खंड है। 5 खंडों में प्रकाशित हुआ था कॉस्मोस ग्रंथ। इसके बाद दूसरी रचना है मध्य एशिया, एशिया सेंट्रल, जो रूस यात्रा के अनुभवों पर आधारित है। ये 1829 में प्रकाशित हुई थी और 2 खंडों में है ये। तीसरी पुस्तक है भूमध्य रेखीय प्रदेशों का वर्णन। ये दक्षिणी अमेरिका की यात्रा का वर्णन है। दक्षिणी अमेरिका के मूल वंशज, ये भी दक्षिणी अमेरिका से संबंधित है। मैक्सिको का प्रादेशिक भूगोल, जिसे विश्व का पहला प्रादेशिक ग्रंथ माना जाता है। क्यूबा का प्रादेशिक भूगोल, राइनलैंड पर लिखा शोध ग्रंथ, एसे ऑन द ज्योग्राफी ऑफ प्लांट्स, पॉलिटिकल एसे ऑन द किंगडम ऑफ न्यू स्पेन, व्यूज ऑफ द कॉर्डिलेरियस एंड मोन्यूमेंट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल ऑफ अमेरिका। ये हम्बोल्ट के प्रमुख ग्रंथ हैं। जैसा आपको पता ही है कि हम्बोल्ट विश्व के प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता थे, तो विभिन्न देशों में उनके नाम पर भौगोलिक भूदृश्यों का नामकरण किया गया है, वो देखते हैं। हम्बोल्ट नदी है नेवादा, यूएसए में। हम्बोल्ट खाड़ी है उत्तरी कैलिफोर्निया, यूएसए में है ये भी। हम्बोल्ट ग्लेशियर है उत्तर पश्चिमी ग्रीनलैंड में। हम्बोल्ट पर्वत चोटी है कोलोरेडो में, यूएसए में है। हम्बोल्ट श्रेणी न्यूजीलैंड में, और हम्बोल्ट धारा प्रशांत महासागर में। ये कुछ ऐसे भूदृश्य या ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जिनका नामकरण महान भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट के नाम पर किया गया। अब हम्बोल्ट के बारे में पूरा क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं। 1789 में गोटिंगटन विश्वविद्यालय में जॉर्ज फोस्टर से संपर्क हुआ। फोस्टर कैप्टन कुक के साथ उनकी दूसरी यात्रा पर गए थे। फोस्टर के संपर्क से हम्बोल्ट की रुचि भूविज्ञान में बढ़ गई और 1789 में ही राइनलैंड बेसाल्टिक क्षेत्र की वैज्ञानिक यात्रा करके अपना शोध प्रकाशित किया।
फ्रीबर्ग एकेडमी ऑफ माइंस में विख्यात भूगोलवेता A.G. वार्नर से भूविज्ञान की शिक्षा ग्रहण की। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली यात्रा जॉर्ज फोस्टर के साथ 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, मध्य व दक्षिणी इंग्लैंड तथा उत्तरी फ्रांस का अध्ययन किया। 1792 में रशियन राज्य फ्रैंको में उसे खनिजों का निदेशक नियुक्त किया। इससे उन्हें दक्षिणी जर्मनी में यात्रा करने तथा वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान एवं जलवायु विज्ञान में शोध करने का अवसर मिला और इसी दौरान उन्होंने चुंबकीय दिक्पात पर चट्टानों के प्रभाव का अध्ययन किया। जब वो खनिजों के निदेशक थे उस दौरान उन्होंने वनस्पति विज्ञान, भूविज्ञान पर शोध किया और चुंबकीय दिक्पात पर चट्टानों के प्रभाव का अध्ययन किया। इसके बाद हम्बोल्ट ने आल्प्स पर्वत का भी अध्ययन किया था। बवेरिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली की यात्रा के दौरान आल्प्स पर्वत की चट्टानों की संरचना का निरीक्षण किया और पेरिस में उन्होंने बैरोमीटर, सेक्सटेंट, एनेरॉइड बैरोमीटर यंत्रों के प्रयोग को सीखा। ये यंत्र उन्होंने सीखे थे अपनी आगामी यात्राओं के लिए, क्योंकि आगामी यात्राओं में उनको इनका प्रयोग करना था। 1798 में फ्रांसीसी वनस्पति वैज्ञानिक ए बोनप्लांट के साथ स्पेन की राजधानी मैड्रिड की यात्रा की। इस दौरान उन्होंने प्रतिदिन तापमान तथा ऊंचाई का शुद्ध मापन किया और स्पेनिश मेसेटा पठार की ऊंचाई का शुद्ध मापन किया। मेसेटा पठार स्पेन में है और हम्बोल्ट ने इसी दौरान ये पता लगाया था कि ऊंचाई के साथ तापमान है वो कम हो जाता है और इसी आधार पर मेसेटा पठार की ऊंचाई का मापन किया। जून 1799 में बोनप्लांट के साथ दक्षिणी अमेरिका की यात्रा शुरू की और दक्षिणी अमेरिका की यात्रा के दौरान ये सबसे पहले पहुंचे थे वेनेजुएला के कुमाना में और कुमाना के बाद वहां से ये पहुंचे थे कराकस, जो वर्तमान में वेनेजुएला की राजधानी है। यह अब दक्षिणी अमेरिका यात्रा शुरू हो गई है, जो हम्बोल्ट के जीवन काल की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा मानी जाती है, जिस दौरान उन्होंने विभिन्न प्रकार के निरीक्षण और प्रेक्षण किए और कई भौगोलिक शब्दावलियां शुरू की। वेलेंसिया नामक उथली झील का निरीक्षण किया, वेनेजुएला में है ये। हम्बोल्ट ने देखा कि निकटवर्ती इलाकों में वन विनाश के कारण वेलेंसिया झील सिकुड़ गई है और इसके किनारों पर खेती की जा रही है, क्योंकि निकटवर्ती इलाके जो थे वेलेंसिया झील के, उन पर वन विनाश हो गया था। इसके बाद उस झील का सिकुड़ना शुरू हो गया था और जो किनारे थे आसपास के, उन पर खेती की जा रही थी और वहाँ आदिवासी जनजातियाँ निवास कर रही थी और वहीं पर इन्होंने उस झील के निकटवर्ती क्षेत्रों की चट्टानों का निरीक्षण भी किया था। इसके बाद हम्बोल्ट ने 1800 ईस्वी में ओरिनिको नदी के 1725 मील क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया और इस नदी के अमेजन नदी में मिलने का स्पष्ट प्रमाण दिया। हम्बोल्ट ने यह बताया कि ओरिनिको नदी है, ये अमेजन नदी की सहायक नदी है। यहाँ से 6000 पौधों व चट्टानों के नमूने क्यूबा भेजे, शोध के लिए भेजे थे ये। यात्रा के दौरान जिन स्थानों पर गए उनके अक्षांश व देशांतर निर्धारित किए और 1801 में कोलंबिया की कार्टजिना बंदरगाह पहुंचे। वहां से कोलंबिया, इक्वेडोर तथा पेरू तक एंडीज पर्वत की यात्रा की। ये दक्षिणी अमेरिका के देश है सारे। कई स्थानों के अक्षांश, देशांतर, ऊंचाइयों तथा तापमान का मापन किया और 1500 मापों के आधार पर एंडीज पर्वत की परिच्छेदिका तैयार की। ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियों को स्पष्ट किया। एंडीज पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पति की पेटियां निर्धारित की थी उन्होंने। इनके द्वारा भूगर्भिक संरचना को भी प्रदर्शित किया गया। उष्णकटिबंधीय पर्वतों में ऊंचाई, वायुमंडलीय तापमान, वनस्पति तथा कृषि में संबंध स्थापित करने वाले हम्बोल्ट प्रथम वैज्ञानिक थे और इसी कारण इन्हें जैव भूगोल का संस्थापक माना जाता है। जैव भूगोल का बाद में पादप भूगोल और प्राणी भूगोल नामक 2 शाखाओं में द्विविभाजन हो गया था। इसके बाद हम्बोल्ट जो है वो 1802 जून में इक्वेडोर में 19,286 फीट ऊंचे चिम्ब्राजो ज्वालामुखी की चढ़ाई करने लगे। चिम्ब्राजो ज्वालामुखी इक्वेडोर में है और इक्वेडोर दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट पर बसा हुआ एक देश है। इस चढ़ाई के दौरान हम्बोल्ट ने मानव शरीर पर ऊंचाई के प्रभाव का वर्णन किया। उन्होंने ये माना कि ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होने के कारण चक्कर आने लगते हैं। ऊंचाई के साथ वायुदाब कम होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य को चक्कर आने लगते हैं। 1804 में हम्बोल्ट व बोनप्लांट लीमा पहुंचे। ये पेरू की राजधानी है लीमा, जहां हम्बोल्ट ने कुछ खगोलीय परीक्षण किए। पेरू तट पर पक्षियों की बीट के रासायनिक लक्षणों का अध्ययन करके उसे खाद के रूप में उपयोगी बताया।
और पेरू में कालो से इक्वेडोर के बीच समुद्री जल के तापमान का मापन किया तथा पहली बार समुद्री जल में गति का वर्णन किया। प्रशांत महासागर के तट पर इन्होंने महासागरीय धाराओं का पता लगाया था। उन्होंने समुद्र के निचले स्तरों से ठंडे जल के ऊपर आने का वर्णन किया। हम्बोल्ट ने पहली बार ये बताया कि तटवर्ती भाग जो है उसमें समुद्र के नीचे की ठंडा जल है वो ऊपर की तरफ आता है, उसे अपवेलिंग या उद्वेलन कहा जाता है। पेरू के बाद ये आगे मैक्सिको। मैक्सिको के आकापुल्का बंदरगाह पहुंचे 1803 में। मैक्सिको के भूगोल, अर्थव्यवस्था तथा जनसंख्या संबंधी आंकड़े एकत्र किए। मैक्सिको का प्रादेशिक विवरण लिखा और 1804 में क्यूबा की राजधानी हवाना गए और वहां दासों की दुर्दशा तथा क्यूबा की बिगड़ी हुई सामाजिक आर्थिक दशा की आलोचना की। इससे विचलित होकर उन्होंने मानव जाति की एकता की संकल्पना का प्रतिपादन किया। हम्बोल्ट जो है इन्होंने मैक्सिको और क्यूबा का प्रादेशिक विवरण लिखा था। इसके बाद 1804 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा शुरू की। फिलाडेल्फिया पहुंचे, वाशिंगटन में जेफरसन से भेंट की और वहां से पुनः फ्रांस लौट गए। यानी इस तरह इनकी अमेरिका यात्रा समाप्त हो गई थी। 1804 से 1827 तक ये पेरिस में रहे थे। 1805 से 1834 के बीच 30 खंडों में अमेरिका यात्रा का विवरण दिया। ये इस ग्रंथ में था। वोयेज रीजन्स इक्विनोक्शियल ड्यू नोवोना कॉन्टिनेंट ग्रंथ लिखा था। न्यू स्पेन मैक्सिको पर ग्रंथ लिखा। न्यू स्पेन मैक्सिको का एक प्रांत था। जेम्स के अनुसार यह विश्व का प्रथम प्रादेशिक आर्थिक भूगोल है। उन्होंने मैक्सिको की समृद्धि का कारण प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग बताया और उन्होंने पनामा नहर बनाने का भी सुझाव दिया था। पनामा जल संधि के आर पार, पनामा स्थल संधि के आर पार पनामा नहर बनाने का सुझाव दिया था। इसके बाद शुरू होती है हम्बोल्ट की रूस की यात्रा। 1829 में रूस के जार ने सेंट पीटर्सबर्ग आने का निमंत्रण दिया। उन्हें यूराल पर्वत के पार साइबेरिया के अनजान क्षेत्रों की खोज करने का कार्य सौंपा गया। घोड़े पर सवार होकर हम्बोल्ट सेंट पीटर्सबर्ग से कजान, बोगोस्लोव्स्की, तोवोल्स्क, तारा, ब्रेस्क, ओम्स्क होता हुआ चीन की सीमा तक पहुंचे। वापसी के दौरान वो ओम्स्क, ओरेनबर्ग होते हुए कैस्पियन सागर पहुंचे और वहां की तटीय निम्न भूमि का निरीक्षण किया। यानी साइबेरिया का जो पूरा क्षेत्र था उसका भौगोलिक भ्रमण किया था हम्बोल्ट ने। रूस अभियान के दौरान उन्होंने तापमान तथा वायुदाब की सूचनाएं दर्ज की और उन्होंने ये पाया कि एक ही स्थान पर अक्षांश पर समुद्र से आंतरिक भागों में जाने पर तापमान में परिवर्तन होता है। यह महाद्वीपीय जलवायु के लक्षण है। साइबेरिया यात्रा के दौरान हम्बोल्ट ने पहली बार महाद्वीपीय जलवायु का अनुभव किया था। उन्होंने ये अनुभव किया कि एक ही अक्षांश पर स्थान है लेकिन समुद्र से आंतरिक भागों में जाने पर तापमान में परिवर्तन हो जाता है। हम्बोल्ट के परामर्श पर रूस के जार ने देश के विभिन्न भागों में मौसम प्रेक्षणशालाएं स्थापित करवाई। इनसे प्राप्त आंकड़ों के आधार पर हम्बोल्ट ने विश्व का पहला तापमान का वितरण प्रदर्शित करने वाला मानचित्र तैयार किया। समताप रेखाओं के द्वारा समान ताप वाले क्षेत्र दर्शाए। हम्बोल्ट ने पाया कि समताप रेखाएं भूमध्य रेखा के निकट एक दूसरे के समानांतर होती है, परंतु ध्रुव के निकट समुद्र पर यह रेखाएं उत्तर की ओर तथा स्थल पर दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। इनके आधार पर हम्बोल्ट ने महाद्वीपीयता की संकल्पना प्रस्तुत की। महाद्वीप के आंतरिक भागों में जलवायु विषम तथा तटीय क्षेत्रों में सम जलवायु पाई जाती है। ये महाद्वीपीय जलवायु की विशेषता होती है। साइबेरिया यात्रा के दौरान पहली बार जलवायु विज्ञान शब्दावली का प्रयोग किया। ये सबसे पहले प्रयोग हम्बोल्ट ने ही किया था। यात्रा विवरण के बाद हम देखते हैं हम्बोल्ट द्वारा प्रस्तुत संकल्पनाएं। हम्बोल्ट ने भूगोल में 7 पक्षीय संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। इनकी पहली संकल्पना है कि पृथ्वी तल की संकल्पना मानवीय निवास के रूप में। हम्बोल्ट ने यह माना था कि पृथ्वी तल है उसका अध्ययन मानवीय निवास के रूप में किया जाना चाहिए। भूगोल संसार के स्थानिक वितरणों का विज्ञान है। ये इनकी दूसरी संकल्पना है। 3 नंबर संकल्पना है सामान्य भूगोल ही भौतिक भूगोल है और भूगोल संबंधों का अध्ययन है। भूगोल जैविक और अजैविक घटकों या पृथ्वी और मानव के आपसी संबंधों का अध्ययन है। ये हम्बोल्ट ने माना था। सांसारिक दृश्य घटनाओं की समझ, भूगोल में दृश्य घटनाओं की विषमता और प्रकृति की एकता, ये हैं हम्बोल्ट की संकल्पनाएं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर दें।